हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 12 के लिए केमिकल काइनेटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग या फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमने पढ़ा है इससे प्रीवियस लेक्चर में कि आप किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं रेट लॉ और लॉ ऑफ मास एक्शन का यूज़ करके। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट देयर आर मैनी फैक्टर। फर्स्ट वन इज दैट इज कंसंट्रेशन of reactants, concentration of reactant। बच्चे अगर हम बात करें concentration of reactant, that is directly proportional to rate of reaction। बिकॉज हमें मालूम है जितना ज़्यादा रिएक्टेंट होगा उतनी ही ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन भी फास्ट होगी। जैसे जैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती चली जाएगी वैसे ही रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज होती चली जाएगी। देखिए अगर हम यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ करें जिसमें हम यहाँ पर ले रहे हैं कंसंट्रेशन और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दैट इज टाइम के साथ। देखिए इनिशियली हमारे पास रिएक्टेंट तो क्या होंगे, बहुत सारे होंगे, बहुत सारे हैं मीन्स फुल हैं, लेकिन उस टाइम पे प्रोडक्ट्स हमारे पास कुछ नहीं होंगे। तो अगर हम यहाँ से एक ग्राफ ड्रॉ करें तो हमें एक ग्राफ देखने को मिलेगा कि जैसे जैसे टाइम पास होगा रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या करेगी, इंक्रीज। प्रोडक्ट इनिशियली क्या था, 0, लेकिन टाइम के साथ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। लेकिन जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा उस तरीके से कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होगी, डिक्रीज होगी। मीन्स ये वाला ग्राफ किसको शो कर रहा है, दैट इज डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, और ये वाला ग्राफ किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद टाइम। मीन्स जैसे जैसे स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा थी रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होती है, लेकिन जैसे जैसे रिएक्टेंट कंज्यूम होते चले जाते हैं रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होती चली जाती है। दैट वाई वी कैन से दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। ये एक मैंने जर्नल सा ग्राफ बनाया है कि किस तरीके से कंसंट्रेशन टाइम के साथ वेरी करती है प्रोडक्ट्स की और किसकी, रिएक्टेंट की। ठीक है, सेकेंड इफ यू टॉक अबाउट दैट इज टेम्परेचर। हमें मालूम है किसी भी रिएक्शन के लिए टेम्परेचर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जनरली माना जाता है कि इफ़ वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो इंक्रीज। टेम्परेचर को अगर आप इंक्रीज करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन देखिए क्या होगा, जैसे ही आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे या फिर नंबर ऑफ कोलिजन्स शुरू हो जाएंगे। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चे आप ये मान के चलिए, अगर मेरे पास कोई भी दो रिएक्टेंट है ए और बी और इन रिएक्टेंट को मिलकर एक प्रोडक्ट बनाना है दैट इज ए बी, जब तक ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कोलाइड नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ टकराएंगे नहीं, तब तक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं हो सकती। और टकराने के लिए इनके अंदर क्या होना चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतने ही ज़्यादा नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगे और जितने ज़्यादा कोलिजन्स होंगे प्रोबेबिलिटी इफेक्टिव कोलिजन्स की उतनी ही ज़्यादा रहेगी। इसकी कुछ डिटेल स्टडी हम कोलिजन थ्योरी के अंदर भी पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे बात करें कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो जनरली ऐसा माना जाता है कि फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन बिकम डबल। ऐसा नहीं है कि हमेशा डबल हो जाती है, समटाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा हाई हो सकती है, इंक्रीज, लेकिन हम कह रहे हैं कि जनरली ऐसा कंसिडर किया जाता है। सो जनरली फॉर एवरी 10 डिग्री rise in temperature rate of reaction become double। ठीक है, जनरल एक कंसेप्ट मान लिया जाता है। वैसे तो बहुत टाइम भी इंक्रीज हो सकती है, वो टाइप ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करेगा कि कितना टाइम इंक्रीज होती है। तो जनरली रेट ऑफ रिएक्शन क्या करती है, इंक्रीज कर जाती है विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इट बिकम अप्रोक्सीमेटली ट्वाइस। तो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और टेम्परेचर, जबकि हमने बात करी थी जो रेट कांस्टेंट होता है के, वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो दिस इज द सेकेंड फैक्टर। इफ यू टॉक अबाउट दैट इज नेचर ऑफ द थर्ड फैक्टर, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। देखिए बच्चे सीधी सीधी बात हमें ये मालूम है कि रिएक्टेंट्स की नेचर जैसी होगी
रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही क्या होगी, फास्ट होगी। कैसे? अगर मेरे पास रिएक्टेंट कोलाइड करेंगे, ठीक है, या उनके बीच में जो बॉन्ड है अगर वो वीक होंगे, बॉन्ड वीक होंगे तो आसानी से टूट जाएंगे। अगर आसानी से टूट जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। लेकिन अगर रिएक्टेंट्स के बीच में जो बने हुए बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और जो प्रोडक्ट के बीच में बने हुए बॉन्ड है वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि रिएक्टेंट टूट के किस में चेंज हो जाए, प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाए, तो उस कंडीशन में जो रिएक्टेंट्स हैं वो मुश्किल से टूटेंगे, उनके बीच के जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा हाई होगी, तो उस कंडीशन में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, स्लो होगी। ठीक है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट में हम क्या बोल सकते हैं, इफ़ रिएक्टेंट्स हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन, स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन, अगर स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन होंगे तब क्या होगा, ठीक है ना, देन द रिएक्शन इज स्लो। क्यों? क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी जाएगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, लेट वी टेक अ एग्जांपल। फॉर एग्जांपल हम एक रिएक्शन ले रहे हैं कि CO ऑक्सीजन के साथ मिलकर किस चीज़ की फॉर्मेशन करती है, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन करती है, ठीक है। सिमिलरली NO ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके NO2 की फॉर्मेशन करती है। अगर आप देखें ये दोनों ही रिएक्शन सिमिलर हैं, 2 4 2 4, ठीक है ना, रिएक्शन बैलेंस भी कर दी मैंने। ये दोनों ही रिएक्शन देखने में तो बिल्कुल सिमिलर लग रही हैं, लेकिन बच्चे ये वाली जो रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्लो है और ये वाली रिएक्शन कैसी है, फास्ट है। इट्स मीन दैट two reactions which are looking quite similar, instead of that this reaction is fast and this reaction is slow. It's mean that it depend on the type of bond present between CO एंड NO एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के तो दोनों सेम ही है, इधर भी 2 बॉन्ड तोड़ने, इधर भी 2, लेकिन यहाँ पर C और O के बीच के बॉन्ड को तोड़ना है और यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड तोड़ना है। सिमिलरली अगर मैं आपको एक बात बता दूँ, जैसे फॉस्फोरस की कोई रिएक्शन होगी, ठीक है, और उसी तरीके से कोई नाइट्रोजन की रिएक्शन होगी। बच्चे नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, जबकि फॉस्फोरस होते बेशक 4 हैं, लेकिन उनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड होता है सिंगल बॉन्ड लाइक दिस, ठीक है। ये फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर है, ये N2 का स्ट्रक्चर है। तो फॉस्फोरस में तो सिंगल बॉन्ड तोड़ने होते हैं, जबकि नाइट्रोजन में जो बॉन्ड तोड़ने होते हैं वो ट्रिपल बॉन्ड तोड़ना होता है, बहुत ज़्यादा हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी चाहिए। इसलिए जो N2 की रिएक्शन होंगी वो स्लोअर होंगी इन कंपैरिजन टू फॉस्फोरस रिएक्शन। मीन्स कि हमारी रिएक्शन जो है उसकी नेचर, उसकी रेट किस पर डिपेंड करेगी, रिएक्टेंट की नेचर पर। सिमिलरली देखिए, अगर प्रोडक्ट जो बन रहे हैं अगर वो ज़्यादा स्टेबल होंगे तो रिएक्टेंट डिकम्पोज करके क्या करेंगे, स्टेबल प्रोडक्ट बनाएंगे। लेकिन अगर प्रोडक्ट ही रिएक्टेंट से कम स्टेबल हुए तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, स्लो होगी। ये बात आपको समझ आ गई होगी कि कैसे रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करती है। रिएक्टेंट के बीच में जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही ज़्यादा स्लो, ठीक है। नाउ लेट वी टॉक अबाउट सरफेस एरिया। सरफेस एरिया देखिए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दिया था कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करती है। देखिए, अगर मैं आपको सिंपल सा एक एग्जांपल देखती हूँ। फॉर एग्जांपल हमें किसी चीज़ को बर्न करना है, मान लिया हमें कार्बन को ही बर्न करना है, किस में, ऑक्सीजन में। क्या बनाने के लिए, CO2 बनाने के लिए। अगर मैं कह दूँ कि ये जो ऑक्सीजन है ये एयर से आई है, तो ऑक्सीजन एयर में लगभग हम ये मान सकते हैं 20 से 21% ऑक्सीजन होती है। तो मीन्स कार्बन 20% ऑक्सीजन में बर्न करके CO2 बना रहा है, मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन कम है। लेकिन अगर मैं इसी रिएक्शन को C+O2 गिव CO2, इसी को 100% ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन को करवाऊँ तो डेफिनेटली फॉर्मेशन ऑफ CO2 क्या होगी, फास्टर होगी। मीन इसीलिए हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करती है। अगर आप एयर में देखेंगे तो वहाँ 20% ऑक्सीजन है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, स्लो। लेकिन अगर आप प्योर एयर ले रहे हैं, मतलब प्योर ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो ये रिएक्शन क्या होगी, बहुत ज़्यादा फास्ट होगी। नाउ लेट वी टॉक अबाउट सरफेस एरिया। ऑब्वियस ही बात है, सरफेस एरिया भी क्या करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रेट ऑफ रिएक्शन के। बच्चे सरफेस एरिया जितना ज़्यादा मिलेगा रिएक्टेंट को, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, उतनी ही फास्ट होगी। फॉर एग्जांपल मैं जनरल एग्जांपल दूँ, मेरे पास एक लकड़ी है, उसका लॉग है कोई बहुत बड़ा, मैं इसको अगर एक
माचिस की तिल्ली से जलाना शुरू करूं, ठीक है, तो मुझे मालूम है कि ये जलेगा नहीं, वो तिल्ली कितनी ही जला लूँ मैं, ये जलेगा नहीं। लेकिन अगर इसी जो लकड़ी का ये जो गट्ठा है, अगर हमने इसको पीसेज में कर दिया, इसको बिल्कुल बुरादे में चेंज कर दिया, छोटे छोटे पीसेज में चेंज कर दिया, तो अगर मैं इसके ऊपर एक तिल्ली भी लगाऊंगी माचिस की, तो ये जलना शुरू कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका सरफेस एरिया कम था और इसका इग्निशन टेम्परेचर क्या था, हाई था, लेकिन सरफेस एरिया बढ़ गया और उसके साथ साथ ये जो हो गया, इसका इग्निशन टेम्परेचर डिक्रीज हो गया। तो जैसे ही आप एक तिल्ली लगाएंगे तो ये विग्रसली बर्न करना शुरू कर देगा। इट्स मीन दैट रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करेगी, डायरेक्टली सरफेस एरिया पर डिपेंड करेगी। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी उतनी ही फास्टर होगी। इसीलिए हम कहते हैं फाइनली डिवाइडेड कोई भी सब्सटेंस फास्टर रिएक्शन करता है। देखिए आप जो भी रिएक्शन 10th क्लास में भी हम पढ़ते हैं कि जिंक ग्रेन्यूल्स की रिएक्शन एसिड के साथ करवाते हैं, तो ग्रेन्यूल्स का मतलब क्या, फाइनली डिवाइडेड जिंक, क्योंकि अगर आप बड़े पीस ऑफ जिंक के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वो स्लो होगी। मीन्स सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी, ठीक है। देन फोर्थ, दैट इज नेचर ऑफ कैटलिस्ट या प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट बच्चे हमने पढ़ा हुआ है कि कैटलिस्ट ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है ना, रेट ऑफ रिएक्शन को एनहेंस कर देते हैं। तो लेट वी टेक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल H2 और O2 का एक मिक्सचर लिया और मैं H2O फॉर्म करना चाह रही थी। अगर मैं इसको रूम टेम्परेचर पर बिना किसी कैटलिस्ट के रखूं तो ये रिएक्शन कभी नहीं होगी। मीन्स ये रिएक्शन बहुत 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 ज़्यादा स्लो होगी, इनफैक्ट होगी ही नहीं रूम टेम्परेचर पर विदाउट एनी कैटलिस्ट। लेकिन अगर इसी रिएक्शन के अंदर अगर मैंने प्लेटिनम एज अ कैटलिस्ट डाल दिया तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, विग्रस रिएक्शन हो जाएगी, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बहुत विग्रसली रिएक्ट करके किस चीज़ की फॉर्मेशन करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ वाटर करेंगे। मीन्स कैटलिस्ट क्या करते हैं, दे प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन किसी भी पॉजिटिव कैटलिस्ट की प्रेजेंस में उसकी रेट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है। तो इस तरीके से कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। फाइनली द लास्ट पॉइंट, लेट वी डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ रेडिएशन या प्रेजेंस ऑफ रेडिएशंस। प्रेजेंस ऑफ रेडिएशंस, देखिए बच्चे कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो डार्क में नहीं होती है ना, मीन्स उनको पर्टिकुलर सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है या फोटोन की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं ऐसी रिएक्शन को, फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन मीन्स दोज रिएक्शन विच आर कैरिड आउट बाय द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन या विच इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोन। तो अगर मैं बात करूँ H2NCl2 की, ये क्या बना रहा है, 2HCl। ये रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन में बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं होती, बहुत स्लो होती है। लेकिन जैसे ही इस रिएक्शन को सनलाइट की प्रेजेंस में करवाया जाता है, पर्टिकुलर रेडिएशन की प्रेजेंस में करवाया जाता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि रेडिएशन भी रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज। देयर आर मैनी रिएक्शंस विच कैन नॉट टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। Such type of reactions which occur in the presence of sunlight या radiation photons are called photochemical reactions। और ऐसी रिएक्शन को कैरिड आउट करने के लिए हमें सनलाइट की रिक्वायरमेंट होगी। तो इट्स मीन दैट ऑल दीज फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। इस तरीके से रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या करती है, अफेक्ट करती है। तो बच्चे आई थिंक आपको ये सभी फैक्टर्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में जो हमने बात करी थी रेट लॉ ऑफ मास सेक्शन की, उसके बाद वहाँ पे हमने एक छोटा सा टॉपिक बीच में मैंने उठाया था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो अब हम वही बात करने वाले हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो लेट वी टॉक अबाउट ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन, अगर हम बात करें ये किसको एक्सप्लेन करता है, इट एक्सप्लेन डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन कंसंट्रेशन टर्म, ऑन कंसंट्रेशन टर्म।
रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन टर्म पर डिपेंड करती है। देखिए बच्चे, हमने जब पहले लॉ ऑफ मास एक्शन वगैरह किया था तो हम कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट। देखिए कहीं कहीं पर आपको कंसंट्रेशन की जगह एक्टिव मास भी लिखा मिल सकता है, मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जैसे लॉ ऑफ मास एक्शन हमने किया था कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट्स, है ना, प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट्स। एक्टिव मास का मतलब कंसंट्रेशन ही है। डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एक्टिव मास कंसंट्रेशन के बराबर ही होता है, तो आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि एक्टिव मास क्या है। एक्टिव मास किसके लिए यूज़ करते हैं? कंसंट्रेशन के लिए ही यूज़ करते हैं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन को आप और कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो इससे पहले एक बात और यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन आ जाता है एक बार कि हमने कहा कि फोटोकेमिकल रिएक्शन, तो कहता है कि किस तरीके की रेडिएशंस फोटोकेमिकल रिएक्शंस को कैरिड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। बेसिकली हम जो रेडिएशंस यूज़ करते हैं ये किस में, यूवी और विजिबल रेडिएशन इसके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है ना, यूवी और विजिबल रेडिएशन यूज़ करते हैं। अब कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि वाई आई आर कैन नॉट बी यूज्ड, आई आर इंफ्रारेड रेडिएशन को क्यों यूज़ नहीं कर सकते किसी भी फोटोकेमिकल रिएक्शन को कैरिड आउट कराने के लिए। वो इसलिए होता है बेटा कि इनकी जो एनर्जी होती है, energy of UV and visible radiation is very high so that it can break the bond easily, while IR की जो एनर्जी होती है वो लो होती है। तो इनकी एनर्जी क्या होती है? दे हैव हाई एनर्जी, दे हैव लो एनर्जी। इनकी लगभग 60 किलो जूल के आसपास होती है, इनकी 300-400 कुछ किलो जूल के आसपास होती है। तो मीन्स इनकी लो होती है, इसलिए बॉन्ड आसानी से नहीं तोड़ पाती। इसीलिए तो छोटा सा क्वेश्चन कभी पूछ सकते हैं कि वाई इंफ्रारेड रेडिएशन कैन नॉट बी यूज्ड इन अ फोटोकेमिकल रिएक्शन टू डिकम्पोज द बॉन्ड या टू ब्रेक द बॉन्ड ऑफ द रिएक्टेंट बिकॉज दे हैव लेस एनर्जी। ठीक है, तो फर्दर मूव करते हैं हमारे टॉपिक पर, क्या, ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो बच्चे अगर आपको याद हो, हमने ये कहा था कि किसी भी रेट लॉ में कंसंट्रेशन टर्म की जो पावर्स होती हैं उनको रेट लॉ बोला, उनको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है ना, किसी भी रेट लॉ में। तो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? अगर मैं इसको डिफाइन करूं, ऑर्डर हम किसको डिफाइन करते हैं? इट इज द सम ऑफ पावर्स which are raised on concentration term in rate law equation at constant temperature। means sum of powers, किसकी पावर्स? जो कि कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर रेज हो रखी है, किस में? किसी भी रेट लॉ इक्वेशन में। जैसे हमने बात करी थी कि मान लिया एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन A + B, A B, इट विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ये हमने एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन कंसीडर की है। तो इसके लिए हमने कहा था कि रेट जो होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A एंड B, इसका प्रोडक्ट, एंड ईच रेज टू सम स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, दैट इज कुछ पावर्स हैं यहाँ पर P एंड Q। ये P और Q A और B के बराबर भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। और मैंने वहाँ पर बताया था आपको कि P एंड Q आर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटीज़। ये कैसी क्वांटिटीज़ हैं? एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटीज़ है, मीन्स इनको हम एक्सपेरिमेंट से ही डिराइव कर सकते हैं। और वहाँ पर हमने लिखा था कि P + Q दैट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। मीन्स A की रिस्पेक्ट में P ऑर्डर है, B की रिस्पेक्ट में Q ऑर्डर है। तो वापिस एक बार देख लीजिए, ऑर्डर का मतलब क्या है? सम ऑफ पावर्स जो कहाँ पर लगी हुई है? रेट लॉ में कंसंट्रेशन टर्म्स की के ऊपर हमने उनको लगाया हुआ है, उनके सम को क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इफ फॉर एग्जाम्पल इफ यू कंसिडर P इज इक्वल टू 1 एंड Q इज ऑल्सो इक्वल टू 1, तो 1 + 1 that is equal to 2, this is the order of reaction। इसको sometime it is also represented by n, n is equal to P + Q, n का मतलब यहाँ पर क्या है? order of reaction। so on the basis of this कि concentration की पावर पर जो ये लगे हुए हैं, ये जो experimentally determined quantities हैं, ये क्या डिसाइड करेंगे? order of chemical reaction डिसाइड करेंगी। on the basis of this if the concentration power these are 1, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ऑर्डर क्या हो गया? सेकेंड। ये 1 है, ये 0 है, तो ऑर्डर क्या हो गया? फर्स्ट। ये 1 है, ये 2 है, या ये 2 है, या ये 1 है, तो ओवरऑल ऑर्डर क्या हो गया? 3। ऑन द बेसिस ऑफ दैट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी 0, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो लेट वी टेक सम एग्जांपल्स जिसमें
हम ये देखेंगे कि टाइप्स ऑफ ऑर्डर कितने हो सकते हैं, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर हो सकता है, जीरो ऑर्डर हो सकता है, सेकंड ऑर्डर हो सकता है, थर्ड ऑर्डर हो सकता है, nth ऑर्डर हो सकता है, इनफैक्ट फ्रैक्शनल ऑर्डर भी हो सकता है। और P और Q हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करेंगे। तो ये P और Q क्या है, दीज आर एक्सपेरिमेंटली डिराइव्ड क्वांटिटीज, दीज आर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। तो कोई भी इंसान चाहे वो कितना ही इंटेलिजेंट क्यों ना हो, जब तक उससे पहले कोई रिएक्शन मालूम ना हो तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो देखकर नहीं बता सकता। पहले उसे पता होना चाहिए कि P और Q की वैल्यू कितनी है, मतलब ये एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइन जो क्वांटिटीज़ हैं उनकी वैल्यू कितनी है, तभी हम ऑर्डर बता सकते हैं, ठीक है, या हम इसकी यूनिट देखकर बता सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए लेट वी टेक सम एग्जांपल्स। हमें क्रैम नहीं करने हैं सभी एग्जांपल, लेकिन एटलीस्ट वी हैव टू लर्न 1 or 2 एग्जांपल्स फॉर एवरी एंड ईच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। लिखते हैं और फिर देखते हैं कि किस तरीके से वेरियस टाइप ऑफ ऑर्डर रिएक्शंस के हो सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं जिसकी हेल्प से मैं आपको ऑर्डर को एक बार एक्सप्लेन करके बताऊंगी डिटेल में क्या होता है। देखिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मीन्स, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मीनिंग क्या हुआ, इफ द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन एनी ऑफ द वन कंसंट्रेशन टर्म। अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर की बात करूं तो मैं क्या बोल रही हूं, इफ रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन एनी वन ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म। अगर रेट ऑफ रिएक्शन किसी एक कंसंट्रेशन टर्म पर डिपेंड करे तो उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पर एक रिएक्शन ली कि N2O5 डिकम्पोज करता है टू गिव NO2 and O2। रेट को हम -dx/dt लिख सकते हैं। अगर मैंने इसकी रेट लिखी तो ये पाया गया कि जो रेट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और हमने कहा किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो एक ही था तो इसकी पावर 1 पर डिपेंड करती है। तो हमने कहा ये जो 1 आया ना बच्चे, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन है। कहाँ से आया है, एक्सपेरिमेंट से। बाय चांस इसका स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट भी 1 है और एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन जो वैल्यू है वो भी सेम है। तो यहाँ पर ये बाय चांस हुआ है, लेकिन ये यहाँ से नहीं आया है। ये 1 कहाँ से आया, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है कंसंट्रेशन N2O5 की 1 पावर पर डिपेंड करती है। मीन्स इफ रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन एनी वन ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म दैट इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अमोनियम नाइट्रेट है, इसको डिकम्पोज किया, अमोनियम नाइट्राइट है, इसको डिकम्पोज किया N2 और वाटर में। तो बच्चे यहाँ पर देखिए जो रेट है वो इसकी पावर 1 पर डिपेंड करती है। तो ये भी कैसे हुई, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पर भी स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट और ये वाली एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू है, ये सेम है। सिमिलरली SO2 का डिकम्पोजिशन, SO2Cl2 का डिकम्पोजिशन इनटू SO2 एंड Cl2, ये भी रेट सिर्फ SO2Cl2 की पावर 1 पर डिपेंड करती है। यहाँ पर भी स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट और एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू सेम है, लेकिन वो बाई चांस है। तो इस मीन दैट ये रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करती है, पावर 1 पर डिपेंड करती है। तो ये कैसी रिएक्शन हुई, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है ना। इफ वी टॉक अबाउट सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, मुझे यहाँ पे सिर्फ एक ही बात चेंज करनी है, इफ रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड on any 2 of the concentration term या और on square of one concentration term, one concentration term means अगर रेट ऑफ रिएक्शन किन्हीं दो, जैसे मान लिया ये रिएक्शन मैंने ली है, ये नीचे वाली देख लेते हैं पहले। यहाँ पर 2 रिएक्टेंट है, 2 रिएक्टेंट प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब देखा हमने जो रेट देखी तो वो ये देख रहा था कि जो H2 के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर और I2 के रिस्पेक्ट में भी फर्स्ट ऑर्डर, 1 और 1 कहाँ से आए, एक्सपेरिमेंट से। तो ये भी क्या हुई, इफ रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन एनी 2 ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म, किन्हीं भी 2 कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करती हो, पावर 1 और 1, तो क्या हुई, सेकेंड ऑर्डर। सिमिलरली अगर एक ही रिएक्टेंट है तो उस एक रिएक्टेंट की स्क्वायर पर डिपेंड करती हो, मीन्स इफ इट डिपेंड ऑन स्क्वायर ऑफ 1 कंसंट्रेशन टर्म, या यहाँ पर दोनों की एक एक, यहाँ पर एक, तो ये भी क्या हुआ, ये भी सेकेंड ऑर्डर और ये भी क्या, 1 और 1 कैसा ऑर्डर हुआ, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। लेट वी टॉक अबाउट थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। इफ रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन एनी 3 कंसंट्रेशन टर्म, यानी कि 1 1 1 करके, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि एक की 2 पे और एक की 1 पे डिपेंड करें। ऐसा भी हो सकता है कि
एक की क्यू पे डिपेंड करे। देखिए एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे हमने 2NO2O2 को रिएक्ट करवाया टू फॉर्म 2NO2। तो यहाँ पर ये देखा गया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसकी स्क्वायर और इसकी पावर 1 पे डिपेंड करती है। तो अगर मैं NO के रिस्पेक्ट में देखूं ऑर्डर सेकंड है, O2 के रिस्पेक्ट में देखूं ऑर्डर फर्स्ट है, लेकिन ओवरऑल ऑर्डर तो क्या है 2+1, यानी कि दिस इज अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ऐसा भी हो सकता था कि यहाँ पर एक ही रिएक्टेंट होता और उस रिएक्टेंट की क्यूब पर डिपेंड करती है ना। सिमिलरली 2NO + Cl2 लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ 2NOCl। यहाँ पर भी NO की स्क्वायर और Cl2 की पावर 1 पर डिपेंड करती है, तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। सिमिलरली कोई भी nth ऑर्डर हो सकता है, लेकिन थर्ड ऑर्डर तक ही रिएक्शन ज़्यादा कॉमन होती है। फोर्थ फिफ्थ ऑर्डर की रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं। तो फ्रैक्शनल ऑर्डर मीन्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी फ्रैक्शनल्स ऑल्सो। ये देखिए एल्डिहाइड का डिकम्पोजिशन किस में, मीथेन और CO में। जब इसकी रेट देखी गई तो ये पाया गया कि ये एल्डिहाइड की 3/2 यानी कि 1.5 पावर पर डिपेंड करती है। यहाँ पर आप देखिए ये तो 1 वैल्यू है, लेकिन यहाँ पर ये 1 तो स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, लेकिन ये जो 3/2 है वो कहाँ से आया, एक्सपेरिमेंट से आया है। इट्स मीन दैट इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, फ्रैक्शनल ऑर्डर है। सिमिलरली H2NBr2 लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ 2HBr। देखिए अगर हम यहाँ से देखें 1 और 1 तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ से क्या लग रहा है 2, लेकिन मैंने कहा नहीं, स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑर्डर नहीं बताते, एक्सपेरिमेंट बताता है। तो एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि ये जो H2 की पावर 1 पे डिपेंड करती है और Br2 की पावर 1/2 पे डिपेंड करती है। तो ऑल ओवर ऑर्डर क्या हो गया, 1 + 1/2 मीन्स 1.5, यानी कि ये भी कैसी है, फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन है। और ये वैल्यूज बार बार मैं बोल रही हूँ बच्चे कहाँ से आई है, एक्सपेरिमेंट से आई है। इनमें से किसी भी रिएक्शन को अगर आपने पहले कभी नहीं देखा है या आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है, इनफैक्ट मैंने भी, अगर मेरे से आप पूछ लें व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो मैं कहूँगी कि पहले आप मुझे ये चीज़ दे दीजिए, मीन्स रेटला दे दीजिए पहले, और मैं फिर ऑर्डर बता दूंगी, क्योंकि रेटला में मुझे ये पावर्स मिलेंगे, इन पावर्स को सम करके हम क्या बता सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता सकते हैं। सिमिलरली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी 0। देखिए 0 ऑर्डर रिएक्शन बहुत कुछ पर्टिकुलर रिएक्शंस होती हैं, तो बच्चे इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप 0 ऑर्डर रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल याद कर लीजिए। वैसे तो मोस्टली कौन सी रिएक्शन 0 ऑर्डर रिएक्शन होती हैं, जो कि इंडिपेंडेंट होती है ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पर हमने लिखा इफ द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन एनी ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म। 0 ऑर्डर के लिए हम क्या लिख देंगे, इफ रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी कंसंट्रेशन टर्म पर डिपेंड ही ना करे, ऐसी रिएक्शन को 0 ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली 0 ऑर्डर रिएक्शन में कौन सी रिएक्शंस आती हैं, ऐसी रिएक्शन जो कैटलिस्ट की सरफेस पर कैरिड आउट होती हैं। तो यूजुअली दीज रिएक्शंस विच अकर्स एट द surface of catalyst are called 0 order reaction. For example, decomposition of ammonia into nitrogen and hydrogen. ये देख के तो हमें लग रहा है कि ऑर्डर या तो 2 होना चाहिए, है ना, यहाँ से, लेकिन ये मैंने कहा बार बार दिस इज नॉट ऑर्डर। ये देखा गया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है अमोनिया के कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करती, इसकी 0 पर, मतलब इंडिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, मीन्स हेंस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 0 ऑर्डर, क्योंकि ये प्लेटिनम की सरफेस पर रिएक्शन होती है। सिमिलरली HI की रिएक्शन जब गोल्ड सरफेस पे की जाती है, हीट किया जाता है, डिकम्पोज किया जाता है H2 and I2 में, तो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ HI, मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन HI की कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करती, कैटलिस्ट की सरफेस पर डिपेंड करती है। तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, 0 ऑर्डर रिएक्शन। तो इस तरीके से दीज आर वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें हम क्या बोल सकते हैं, इनमें से कुछ एग्जांपल अगर आप चाहें याद भी कर सकते हैं, 1-2 एग्जांपल। जैसे अगर आप देखिए कंपेयर करके देखिए H2 और I2 gives 2HI, ये कैसी ऑर्डर रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। लेकिन अगर H2 और Br2 की रिएक्शन आप देखें, ये कैसी ऑर्डर है, फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। और सिमिलरली अगर आप इस रिएक्शन को देखें H2 और I2 की जो रिवर्स रिएक्शन है 2HI का डिकम्पोजिशन, ये कैसी रिएक्शन है, 0 ऑर्डर रिएक्शन है। तो इस तरीके से आप 1-2 रिएक्शन आपस में कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। और 0 ऑर्डर रिएक्शन तो जितनी भी आपको मिले एक जगह पर उनको लिखते चले जाइए और उनको कोशिश करिए कि आप 0 ऑर्डर रिएक्शन को लर्न कर पाए।
पाएँ। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन। होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सिंपल सा कंसेप्ट है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन है। रेट लॉ, दिस इज रेट लॉ। रेट लॉ में जो पावर होती है उनको सम करने से ही हमें ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन मिल जाता है। तो लेट वी टॉक अबाउट व्हाट आर द यूनिट्स फॉर द रेट कांस्टेंट के फॉर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। मैं यहीं पर करूँगी फटाफट। देखिए हम इसको रब कर लेते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए बच्चे ये तीनों ऊपर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें रेट इट इज इक्वल टू के, और यहाँ पे क्या है, कोई कंसंट्रेशन है इसकी पावर 1, क्योंकि हम पहले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं। अगर मुझे के की यूनिट चाहिए तो बच्चे रेट की यूनिट क्या होती है, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, यही होती है ना। रेट की यूनिट क्या होती है, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। यहाँ मैं इसको रब कर देती हूँ, यहाँ कर लेते हैं। रेट इज इक्वल टू मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है, दैट इज इक्वल टू के, और यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन की पावर 1। अगर कंसंट्रेशन की पावर 1 है, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर इसकी पावर 1 दैट इज के। तो बच्चे अगर मुझे के की यूनिट चाहिए तो मैं इस मोल्स पर लीटर को इधर ले आऊँगी, इसको यहाँ ले आइए। जब आप इसको यहाँ लेकर आएंगे तो हमारे पास है मोल्स पर लीटर, है ना, इसकी पावर 1। देखिए बच्चे मोल से मोल चला गया, लीटर से लीटर चला गया, बचा क्या, सेकंड इनवर्स। क्या बचा, सेकंड इनवर्स। मींस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो यूनिट होती है वो क्या होती है, सेकंड इनवर्स होती है, ठीक है ना, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मींस अगर किसी रिएक्शन में आपको सेकंड इनवर्स यूनिट दी गई है तो आप समझ जाइएगा कि वो कौन सी रिएक्शन है, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, कंसंट्रेशन की स्क्वायर। यहाँ पर लिखिए रेट की यूनिट क्या है, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। इधर देखिए के, और यहाँ पर क्या है, कंसंट्रेशन का स्क्वायर, चाहे स्क्वायर हो चाहे ये हो ये हो, ये भी कंसंट्रेशन का ही स्क्वायर होगा। मोल्स पर लीटर का स्क्वायर मीन्स यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ मोल्स पर लीटर का स्क्वायर, इधर ले आइए, मोल्स पर लीटर का स्क्वायर। इट्स मीन दैट मोल का स्क्वायर पर लीटर का स्क्वायर। देखिए एक मोल से एक मोल कैंसिल हो गया, एक पर लीटर से पर लीटर कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, देख लीजिए, मोल्स ऊपर चला गया, मोल इनवर्स लीटर और सेकंड इनवर्स, मींस मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स तो था ही, लीटर माइनस था ऊपर जाके प्लस हो गया, मोल्स नीचे प्लस था ऊपर जाके क्या हो गया, माइनस हो गया। दिस इज द ऑर्डर ऑफ सेकंड। अगर हमें क्या दी हुई है, यहाँ पर कोई गैसेस दी हुई हैं, तो हमें मालूम है मोल्स पर लीटर जो होता है, यानी कि इस टर्म को मोल्स पर लीटर को मैं क्या लिखूंगी, एटमॉस्फेयर। तो उस कंडीशन में मोल्स पर लीटर, इसकी जगह तो मैं क्या लिख दूंगी, एटमॉस्फेयर, यानी कि यूनिट क्या हो जाएगी, एटीएम सेकेंड इनवर्स, ठीक है। ये बात समझ आ रही होगी आपको मैं क्या बोल रही हूँ, कि अगर हमारे पास क्या है, मोल्स पर लीटर कोई गैस है, सभी के सभी रिएक्टेंट गैस है, तो मैं गैस की टर्म में लिखूंगी। गैस की टर्म्स में क्या लिखूंगी, मोल्स पर लीटर तो नहीं लिखूंगी, क्या लिखूंगी, गैस का प्रेशर लिखूंगी। गैस का प्रेशर किस में, एटमॉस्फेयर में लिया, तो मैंने कहा ये क्या हो गया, एटमॉस्फेयर सेकंड इनवर्स, है ना। इसको क्या लिखेंगे, एटमॉस्फेयर सेकंड इनवर्स। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, यानी कि एटमॉस्फेयर का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि मोल्स पर लीटर क्या है, एटमॉस्फेयर के बराबर है। एक एटीएम से एक एटीएम कैंसिल आउट हो गया, तो यूनिट क्या बची, एटीएम इनवर्स सेकंड इनवर्स, एटीएम इनवर्स एंड सेकंड इनवर्स। सिमिलरली थर्ड ऑर्डर का निकाल सकते हैं, फटाफट निकाल दूं, मोल्स पर लीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय में मोल्स पर लीटर का क्यूब। क्यूब है तो एक मोल से एक मोल कैंसिल, एक लीटर से एक कैंसिल, ऊपर चला गया कौन, मोल्स टू इनवर्स, लीटर स्क्वायर और सेकंड इनवर्स। और अगर एटमॉस्फेयर में निकालना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे, एटीएम इनवर्स का स्क्वायर और सेकंड इनवर्स। दिस इज द यूनिट फॉर द रेट कांस्टेंट के। अगर आपको याद हो हमने के और रेट ऑफ रिएक्शन की बात करी थी, तो हमने कहा रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट तो फिक्स होती है मोल्स पर लीटर पर सेकंड, बट के की यूनिट बदलती रहती है डिपेंडिंग ऑन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर फर्स्ट ऑर्डर है ये है,
सेकेंड ऑर्डर है तो ये है, अगर थर्ड ऑर्डर है ये है, और कोई भी ऑर्डर हो तो ऑर्डर के अकॉर्डिंग रिएक्शन जो रेट है वो क्या होती चली जाएगी, चेंज होती चली जाएगी। यानी कि मैं ये बोल सकती हूँ जनरली अगर मुझे निकालना है मोल्स पर लीटर सेकेंड इनवर्स, ये होती है हमारी, ये होती है कंसंट्रेशन, मोल्स पर लीटर सेकेंड इनवर्स ये। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ मोल्स पर लीटर इसकी पावर n कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी, क्योंकि कोई भी ऑर्डर हो सकता है। तो उस कंडीशन में अगर मैं इसको सोल्व कर दूँ तो मैं क्या लिख सकती हूँ, मोल्स पर लीटर 1 - n सेकेंड इनवर्स, दिस इज द ओवरऑल आप बोल सकते हैं सभी रिएक्शंस के लिए यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन किया जा सकता है। मोल्स पर लीटर 1 - n सेकेंड इनवर्स, क्योंकि ये n ऊपर चला जाएगा तो 1 - n करके यहाँ से सभी प्रकार की। तो आप इस n को देख लीजिए, जितना भी आप रखेंगे उसके अकॉर्डिंग। अगर आप इस n को 1 रख देंगे तो 1 - 1 0, ये सारा 0 हो गया, यूनिट क्या बच गई, सेकेंड इनवर्स। अगर आप इसको 2 रख देंगे तो 2 - 1 -1 का मतलब क्या हो गया, मोल इनवर्स, और लीटर क्या हो गया, प्लस में हो गया, मतलब ये वाली यूनिट आ गई हमारी, है ना। और सिमिलरली मोल्स पर लीटर की जगह अगर हम गैस का प्रेशर लिख देंगे एटमॉस्फेयर में तो वहाँ से हमारी एटमॉस्फेयर वाली यूनिट निकल जाएंगी। तो इस तरीके से आप रेट कांस्टेंट के की यूनिट भी निकाल सकते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर बच्चों। हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होती है, ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी के बीच में क्या डिफरेंस होता है, एंड देन फाइनली करेंगे इंटीग्रेटेड रेट ला एक्सप्रेशन। बच्चे अगर आपको समझ में आता है प्लीज़ मुझे एटलीस्ट कमेंट सेक्शन में जब आप लाइक करते हैं तो एक थम्स अप दे दीजिए। और कुछ बच्चे डिसलाइक भी कर देते हैं वीडियो को। देखिए मैं ये नहीं कह रही कि डिसलाइक करना सही नहीं है, लेकिन बच्चे बहुत जब आप डिसलाइक करते हैं तो दिल टूट जाता है। तो बेसिकली आप क्या कीजिए, अगर आप डिसलाइक कर भी रहे हैं वीडियो को, प्लीज़ बी ऑनेस्ट और बता दीजिए कि आपको उसमें क्या कमी लग रही है, क्योंकि हम फिर कोशिश करेंगे कि हम उस जो भी कमियां हमारी वीडियोस में रह जाती हैं, लेक्चर्स में रह जाती हैं, हम उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे।